हेलो माय डियर्स। ये तो आपने सुना ही होगा, हीरा है सदा के लिए। ऐसा नहीं होता। हीरा है सदा के लिए ये एक ऐड था जो डिबेयर्स कंपनी एक है, वो क्या करते थे। ठीक, तो क्या हीरा सदा के लिए है? हम ये जानते हैं हीरा सदा के लिए है, और हम इसी बेसिस पे अपने जितने भी लव्ड वन होते हैं उनकी हीरे की अंगूठी या व्हाटएवर गिफ्ट करते हैं। ठीक है, बट माय डियर, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री और साइंस हीरा सदा के लिए नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसका प्रूफ क्या है? चलिए बात करते हैं आज इस चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ, बहुत खूबसूरत चैप्टर है और आप इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, और मैंने कहा खूबसूरत है, ठीक है, तो आप पक्का इसे एंजॉय करेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और मैंने शुरुआत की है, हीरा है सदा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बात करते हैं कि एक्चुअल में आज तक हमने रिएक्शंस के बारे में क्या सीखा। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शंस के बारे में क्या क्या चीज सीखी आपने। वो ये पहली बात कि देखो, रिएक्शन कोई होगी या नहीं होगी, यानी कोई रिएक्शन कैरी ऑन होगी या नहीं होगी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें एक चैप्टर दिया करता था, उसका नाम था थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी थर्मोडायनामिक्स टॉक्स अबाउट क्या? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इट टॉक्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन गिवन डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बताता है हमें थर्मोडायनामिक्स। पहली बात। अच्छा, अब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हो गया। दूसरी बात, फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये किस बात की बात करता है? ये बात करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब तीसरा चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो ये बात करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, यानी किस रेट पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, रिएक्शन के तीन एस्पेक्ट। पहली बात, वो होगी या नहीं होगी, तो वो डिसाइड करता है थर्मोडायनामिक्स। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये भी कौन डिसाइड करता है? थर्मोडायनामिक्स। और आपको ये याद दिला दूं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में एक पैरामीटर है क्या? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन इज पॉसिबल यानी फिजिबल इन द गिवन डायरेक्शन। और इसका आपको प्रूफ थर्मोडायनामिक्स में मिला था। और वहां पे और सेम चीज आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या इसमें यहां पे डेल्टा जी नॉट कहा करते थे। यानी कोई रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होगी या नहीं होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शंस के लिए या जिन भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होती है, वो रिएक्शंस आर पॉसिबल और फिजिबल इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, तो एक एस्पेक्ट समझ में आया कि भाई थर्मोडायनामिक्स इसकी बात करता है, बट रिएक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट हुए। रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा? मतलब अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में दो चीजें होंगी, एक तो होगा रिएक्टेंट और एक मान के लिए चलिए क्या होगा? प्रोडक्ट। अब रिएक्शन का हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे चेंज होगा। क्या 10% होगा, 20%, 50% या 100%? ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, 100% कभी चेंज नहीं होता, राइट? लेकिन एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल टेक प्लेस, वो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है जो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट बात कि अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी कुछ स्पीड तो होगी, राइट? और स्पीड से याद आया कि स्पीड की जरूरत क्यों है, जरा बात करते हैं। आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, और आपने सुना है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। यूरेनियम आप न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज कर रहे हैं और यूरेनियम आप न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क मैटर ये है कि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम पे आप न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं और एनर्जी निकलती है, बट सेम काम तो आप एटॉमिक बॉम्ब में भी कर रहे हैं, राइट? बट फर्क इतना है स्पीड। जिस स्पीड से चेन रिएक्शन होती है
दोबारा बोल रहा हूँ, जिस स्पीड से चेन रिएक्शन होती है यूरेनियम बॉम्ब में, वो जबरदस्त है, जिसकी वजह से बॉम्ब के फॉर्म में आता है। और अगर उसी स्पीड को आप कंट्रोल कर जाएं, उसी स्पीड को आप कंट्रोल कर जाएं, तो जो एनर्जी निकलेगी उसे आप बहुत सारे पीसफुल काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये पता लगा कि रिएक्शन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी बातें हमारे आसपास, खूब सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम स्पीड की बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए एक हार्मोन यूज करते हैं इथाइलिन, जो गैसेस हार्मोन है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। तो गैसेस हार्मोन है आपका इथाइलिन, यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फाइन। लेकिन उसी राइपनिंग को आपको जल्दी करना हो तो आप कैल्शियम कार्बाइड यूज कर लेते हैं, राइट। कहते हैं ना कि कार्बाइड के पके आम आ रहे हैं, या केले कार्बाइड के पके आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो केले होते हैं, राइट, वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। आप कहते सड़ गया, केला सड़ता नहीं है, लेकिन वो ओवर राइपनिंग का केस है, क्योंकि आपने उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर दी और कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने स्पीड को आपने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, और इसलिए वो ओवर राइपनिंग का केस हो गया। यानी कहीं ना कहीं रिएक्शंस की बात करेंगे तो उसमें हमें स्पीड की बात जरूर करनी होगी, और हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं उन्हें स्पीड के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, और यू विल कम टू नो कि हम क्या बात करने वाले हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए, देखिए। केमिकल काइनेटिक्स refers to chemical kinetics refers to the branch of chemistry. Chemical kinetics refers to the branch of chemistry that deals with the rate at which reaction occurs, that deals with the rate at which reaction occurs, and the factors that influence their rate. I repeat, chemical kinetics is a branch of chemistry that deals with the rate at which a reaction occurs and the factors that affects the rate of reaction. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के किन एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो बताता हूं। तो इस चैप्टर में हम, ये मैं रब कर देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या बात की थी। चलिए, तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के किस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान सुनना, किस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्या कि हम बात करने वाले हैं कि किस स्पीड से रिएक्शन होती है, और इसी को मैं बोलने वाला हूं रेट, ठीक, राइट। पहली बात ये कि स्पीड से होती है। दूसरी बात, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। और एक और चीज है जिसके बारे में बात करेंगे, वो मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन जब होते हैं, हमने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम खूब सारे मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है जी, हमने पढ़ा SN1 है, हमने पढ़ा SN2, ये सारी की सारी चीजें इस टर्म से बात करने वाले हैं। तो वो हम मैकेनिज्म के बारे में भी बात कर लेते हैं जब हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप समझ गए हैं कि हम स्पीड एंड रेट की बात कर रहे हैं, हम बात करें वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे उन रिएक्शन की स्पीड को, और थर्ड बात यह है कि मैकेनिज्म भी सीख सकते हैं हम इस चैप्टर के थ्रू। चलिए बात करते हैं। अब मैं बता दूंगा आपको, हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। तो पहले आप ये तय करो कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो पता ये लगता है कि रिएक्शंस मेनली दो टाइप की होती है। क्या सुनना बच्चे, एक हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, और एक हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं और हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस किसको बोलते हैं, तो जरा इसमें डिफरेंस पता करते हैं। तो अब एक एग्जांपल लूंगा जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए थे। वो एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए आपने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को, यानी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मींस एक्वस को, अगर आपने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एक्वस ले लिया, ठीक है, तो आपको मिलने वाला है क्या, BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म मिलता है आपको, और इसका बनता है प्रेसिपिटेट, प्लस आपको मिलता है NaCl एक्वस।
ठीक है। और अगर आपको ये याद हो इस इक्वेशन में क्या होता था, तो मैं आपको बस जरा सा रिमाइंड करा रहा हूं कि इस इक्वेशन में Na पे चार्ज पॉजिटिव, SO4 पे चार्ज 2 नेगेटिव था, Ba पे चार्ज 2 पॉजिटिव, Cl पे चार्ज 1 नेगेटिव, Ba पे चार्ज 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Na पे चार्ज 1 पॉजिटिव एंड Cl चार्ज 1 नेगेटिव। इस रिएक्शन की खास बात ये थी कि जैसे आप इस रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम इज टेकिंग अप Cl एंड Ba इज टेकिंग अप सल्फेट, ठीक है। और इसको आप बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। और मानिए इस रिएक्शन की जो अगर रेट की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, वो इतनी फास्ट थी, अगर आपको याद हो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया सोल्यूशन सोडियम सल्फेट का, सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपने लिया सोल्यूशन किसका, BaCl2 का, और जैसे ही आपने मिक्स किया व्हाइट कलर आपको दिखता है, ठीक है। और उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को, उस टेस्ट ट्यूब को आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो नीचे सेटल होता है और हम कहते हैं कि वहां पे बना है प्रेसिपिटेट। किसका बनता था, BaSO4 का। ये हमने देखा इस रिएक्शन के। बट ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और ऐसे रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिफिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, एसिडिफिकेशन की बात कीजिए, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3COOH को आप देते हैं अल्कोहल, सब वो C2H5OH, ठीक है। तो आपको दिखता है CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपका जो रिएक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। इन जनरल याद रखिएगा, जो रिएक्शन आयंस के बीच में होती है वो बहुत फास्ट होती है और जो रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है वो स्लो होती है। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक तो होते नहीं। एंड व्हाट इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है, इसलिए इसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। और इनकी चूंकि रिएक्शन करने की मैकेनिज्म डिफरेंट है तो इसलिए इनकी स्पीड भी डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन का, तो आपको कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ध्यान सुनिएगा कैसे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ऐसे लिखते हैं H2 प्लस I2, राइट, दैट फॉर्म्स HI, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो देखो कितनी सारी चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होगा, H2 का एक बॉन्ड है ऐसे करके, H2 का बॉन्ड, राइट, एक I2 का बॉन्ड है, ध्यान सुनना बच्चे, H2 और I2 का बॉन्ड है। तो आप सोचो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, इनके बीच में, ध्यान सुनना जरा, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, समझे। तो कुछ बॉन्ड बनेंगे और कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट। तो इन सब में टाइम लगेगा। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है जो फाइनली आपको देने वाली है क्या, HI, ठीक है। जब ऐसे देने वाला है तो जाहिर सी बात है सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड दैट टेक्स टाइम। तो इसीलिए इन सब रिएक्शंस में टाइम ज्यादा लगता है। कुल मिलाकर की बात यह है कि दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक वो जिसमें टाइम बहुत कम लगता है और एक वो जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है बच्चे। लेकिन हम यहां पे किन की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम उस रिएक्शन की बात कर सकते हैं जो ना तो बहुत फास्ट हो, कुछ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती हैं कि 10⁻⁵ सेकंड हो जाए या -6 सेकंड हो जाए, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो उनकी हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका रेट यानी उनकी स्पीड आप डिटरमाइन कर नहीं सकते। अच्छा, अब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत स्लो हैं, उनके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, खूब टाइम लगता है उसको, तो उसकी स्पीड की बात करने या रेट की बात करने का फायदा नहीं है। इसलिए हम इस पूरे चैप्टर में उन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं जो मॉडरेट स्पीड से होती हैं। यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन रिएक्शंस की which occurs at moderate rate, इनकी बात करने वाले, ना तो बहुत फास्ट और ना बहुत स्लो। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर आपके सामने बुलेट ट्रेन गुजर रही हो और आपको बोला भैया एक काम करो, नाप लो पटरियों को, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन यहां से जब जैसी एंटर करेगी वहां पहुंचेगी, आप उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो। समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं भाई। अगर आपको बुलेट ट्रेन, किसी भी ट्रेन का अगर स्पीड पता करना हो तो आपने बहुत सिंपल से काम किया, आपने पटरी देख ली कि भैया यहां से लेके यहां दिख रहा मेरे को, ठीक है, और उतना 500 मीटर 100 मीटर जो भी दिख रहा आपको, आपने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, ठीक है, और उसके बाद भैया आपने उसका जो टाइम है वो नोट कर लेंगे, ठीक है, आपके वॉच होगी। अब बुलेट ट्रेन आई, चलेगी, कर लो काम मतलब
उसका स्पीड आप चेक कर पाएंगे? नहीं। एक माल गाड़ी है, चल रही है, रुक रही, सोच के चल रही है, चल रही, रुक रही, चलो रोको, कर लो काम उसका, मान लो 5 घंटे में इतना उतना रास्ता तय किया। बट एक पैसेंजर ट्रेन है, टक्कर 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 आराम से आई चली गई, आराम से आई चली गई, तो आप उसकी स्पीड आराम से पता कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल था, डोंट टेक अदरवाइज यार। तो अब मॉडरेट स्पीड की जो रिएक्शन होती है उन्हीं की हम रिएक्शंस की बात करते हैं और किसी बात नहीं करते हैं। तो अब एक काम करते हैं ना, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं रेट 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 रेट, तो रेट के बारे में बात कर लेते हैं। रेट के, तो अगर मैं रेट की बात करूंगा तो मार्केट सभी लोग ध्यान सुनना कि रेट क्या होगा, बहुत ही ध्यान सुनना, ठीक है? क्योंकि अब इसमें हम बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं जो आपके लिए नहीं होगी, ठीक है? और कुछ बारीकी से डिफरेंस होता है कंसेप्ट पढ़ते वक्त। अगर डिफरेंस बहुत बारीक है और अगर आप उसे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो कंसेप्ट गोल मोल हो जाता है, घूम जाता है, वो नहीं करना। चलिए बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा केस लूं कि एक आपके पास रिएक्टेंट है एंड दैट टर्न्स इनटू प्रोडक्ट पी। बहुत सिंपल, एक रिएक्टेंट है दैट टर्न्स इनटू प्रोडक्ट पी, ठीक है? अब इसके बारे में अगर बात करना चाहूंगा, धीरे धीरे हम इसे थोड़ा और अच्छा करेंगे, जरा आप सुनते रहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई छोटी सी बात समझ जाओ आप, क्या समझ जाओ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या सुनना बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि भाई हमें बोलेंगे कि अब जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स से पढ़ा है कि एक टर्म होता है स्पीड। क्या होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे आप बोलते हैं स्पीड। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, सब सुना दी, ठीक है? अब रेट का मतलब क्या हुआ भाई? ट्रैवल कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट। किस लिए कर रहा है? जो उसको किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो एक रिएक्टेंट अपने आप को ट्रैवल करा रहा है, किस काम के लिए? प्रोडक्ट, ऐसा मान के चलो। तो अब क्या होगा? अब यानी कि होगा ये कि अगर मान लीजिए सपोज मैं टाइम की बात करूं, तो सपोज टाइम था एक, मैं चलो ऐसा करता हूं, टाइम 0 था, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ और आपने देखा रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट क्या है? 0 है ही। सपोज आप थोड़ा टाइम के बाद आप T1 बोलते हैं, T1, उसके बाद आपने देखा तो अब ये प्रोडक्ट कुछ मिल गया आपको, ठीक है बच्चा? तो सपोज T1 पे आपको मिला प्रोडक्ट C1, कोई दिक्कत? C1 क्या? कॉन्सेंट्रेशन। सपोज थोड़ा टाइम और चला, T2 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? T2 C2 हो गया, ठीक है? अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन दोनों टाइम के बीच में जो रिएक्शन का रेट हुआ, यानी जिस स्पीड से चल रही है, तो आप पता करो, क्या करोगे यार? मैं सीधी सी बात बोलोगे कि भैया फिजिक्स में पढ़ा था हमने, यहां लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आर, ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोलोगे इसको। बट मैं कहूंगा थोड़ा सा और समझ जाओ, टर्म थोड़ा आराम से यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा ये समझ के कि भाई एक्चुअल में होना ये है कि इस, ध्यान सुनना, ये जो रिएक्टेंट है इसको अपने आप को चेंज करना है, किससे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अपने आप को डिसअपीयर कर रहा होगा और प्रोडक्ट क्या हो रहा? अपीयर, यानी रिएक्टेंट खत्म हो रहा होगा और प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो खत्म होने के बोलेंगे डिसअपीयरेंस और आने को क्या बोलेंगे? अपीयरेंस। तो मैं लिखूंगा इस बात को कि रेट ऑफ क्या? डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिखता हूं, ठीक है? राइट, शुड बी इक्वल टू व्हाट? आप बोलोगे भी सीधी सी बात है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या गलती है भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस शुड बी इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ गए? यानी ये क्या हुआ? C1 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड C2 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब अच्छा, इसको मैं कैसे कह सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज सिंपली, ये C2 माइनस C1 क्या है? चेंज है ना, किसका? कॉन्सेंट्रेशन का। तो मैं लिखता हूं चेंज के लिए डेल्टा, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं लगाता हूं ये ब्रैकेट। अच्छा, किसका कॉन्सेंट्रेशन था? रिएक्टेंट का, तो लिखता हूं आर, कोई दिक्कत? और अपॉन करता हूं भाई चेंज कितना है? टाइम का। तो भाई मेरे पास आ गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, एक और चीज सुन, अब एक काम और करने वाला हूं, यहां पर लगाने वाला हूं साइन नेगेटिव। अब आप सब लोग सोच के बताओ, मैं आपको जस्ट 1 सेकंड टाइम दे रहा हूं और आप मुझे बताओ कि इसमें मैं साइन नेगेटिव क्यों लिखूंगा। चलो बताओ।
जी क्या सुना है कुछ कि यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों होगा? जी माय डियर्स, मैंने तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर साइन नेगेटिव क्यों होगा, इसके बारे में बताओ जरा मुझे। कुछ तो आया दिमाग में? सोचो सोचो सोचो, साइन नेगेटिव क्यों होगा? देखो बेटा, अब सर एक ध्यान से सुनो, नेगेटिव साइन क्यों होगा। यहां लिखा है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। चलो, जब आपने स्टार्ट किया किसका, तो रिएक्टेंट था। अब ये C1 क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम वाज T1। जाहिर सी बात है C1 की वैल्यू चेक करना, C1 जो होगा वो मोर होगा एज कंपेयर टू C2। ध्यान देखो, जब C1 होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, चेक करना, चेक कर ध्यान से मेरे बच्चे, ये जो मैं C बात कर रहा हूं, ये और ये किसकी बात कर रहा हूं? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं कहीं अगर आप कंफ्यूज हो तो, ठीक है। तो अगर T1 था तो रिएक्टेंट कितना था? C1, ठीक है बच्चा। पहले हम रिएक्टेंट की बात करते हैं फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है बच्चा। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो पहले अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं, सपोज एट टाइम T1 रिएक्टेंट वाज C1, ऐसे कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड जब टाइम T2 हो गया तो रिएक्टेंट कितना हो गया? C2, ठीक। अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हुआ? C2 माइनस C1, किसका? रिएक्टेंट का, अपॉन T2 माइनस T1, किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की। और यहां पे क्या कर रहे हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है बच्चा, राइट। मैंने कहा साइन नेगेटिव लगाया, क्यों? चेक करना, C1 यहां पे बड़ा होगा एज कंपेयर टू C2, और अगर C1 बड़ा है, ध्यान सुनना, अगर C1 बड़ा है एज कंपेयर टू C2, तो जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। ये कैसा आ गया? नेगेटिव। बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन को आप नेगेटिव कैसे कह सकते हो? चलो एग्जांपल लेते हैं कि रेट को आप नेगेटिव क्यों नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप आपके लिए एक फोन आता है, जैसे फोन आते हैं कॉल सेंटर से, हेलो कैन आई टॉक टू सुनील कुमार शर्मा, या आई एम टॉकिंग, मान लीजिए। और अगर मान लीजिए किसी से पूछा जाता है कि भाई ठीक है बात बताइए कि आपको कुछ पर्सनल डेटा चाहिए, हमें कुछ बात करनी है और हमें पर्सनल डेटा चाहिए आपसे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब सुनिए जरा, थोड़ा फनी है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मजा आए, हो सकता नहीं है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम। बट सब आपको ये समझा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे आप नेगेटिव क्यों लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, ध्यान सुनना, कि भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उस बंदे ने कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो बंदे ने बोला भाई 5 फुट 7 इंच। मैंने पूछा था बच्चे से, ठीक है, बिल्कुल रियल घटना है, हाइट कितनी है भाई? 5 फुट 7 इंच, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ कि अगर मान लीजिए आपको जमीन पे गाड़ दें, ध्यान सुनना, आपको जमीन में गाड़ दें तो आपकी हाइट कितनी होगी? कह रहे सर जमीन में आप मुझे आधा गाड़ रहे हैं, पूरा गाड़ रहे हैं? ना पूरा गाड़ रहे हैं, तो कितनी हाइट होगी? कह रहे सर 0। अच्छा अच्छा मैं, अच्छा एक बताओ, अगर आपको मैं ऐसे गाड़ दूं लंबा लंबा तो हाइट कितनी होगी? सर जमीन के अंदर हो ना, हाँ 0। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा सर इसका मतलब ये है कि भाई आपकी हाइट 0 हो जाएगी, बात समझ नहीं है इसको। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में बेसमेंट में हैं, क्योंकि बच्चा समझाना था कि हाइट के बारे में। अगर आपका घर बेसमेंट में है और आपसे कॉल सेंटर से फोन आता है कि एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी योर हाइट, तो बेसमेंट में है तो आप एक काम करो, ओह आई एम सॉरी अभी तो मेरी हाइट 0 है, लेट मी कम अप टू द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, मेरे घर पे, तब मेरी हाइट 5 7 हो जाएगी। इट मेक्स नो सेंस। क्यों? उसे बात सुनना है बच्चों को, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव यार, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आप यहां साइन नेगेटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि C1 बड़ा है, चेक कीजिएगा, C1 बड़ा है C2 से, तो जाहिर सी बात है ये पूरा क्या आने वाला है? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो जस्ट मेक इट पॉजिटिव, आपको इसे मल्टीप्लाई किससे करना होगा? माइनस से। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा नहीं कंफर्टेबल। तो ये किसके लिए बात की हमने? रिएक्टेंट के लिए। क्या ये है? क्या ये है? क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात की हमने, ठीक है बच्चा। अब अगर आप ये नोट कर चुके हैं, अभी काम कीजिएगा, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कीजिए, फिर बात करें। नोट पर कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, बाद में नोट्स बनाइए अपने आराम से, जैसे नोट्स हालांकि सेंड कर दूंगा आपको। चलिए ये हो गया। इसके बाद अब हमने दोबारा बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात तो हो गई। अब दो चीजें थी भाई हमारे पास, क्या था भाई? रिएक्टेंट टर्न्स इनटू प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट डिसअपीयर करेगा तो अपीयर कौन होगा? प्रोडक्ट।
तो अब ये चेक करना है कि उसका अपीयरेंस का रेट क्या होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है यार, जरा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये होगा ये कि द रेट जो होगा, जैसे आप लिख देते हैं, मान लीजिए लिखता हूं रेट, रेट शुड बी इक्वल टू, अगेन क्या लिखूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या कर दूं, चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ अपीयरेंस शुड बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए अपॉन टाइम। अच्छा, फॉर्मूला सेम होगा, क्या सेम होगा कि भाई ये भी क्या होगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है बच्चा। बट एक फर्क है, इस केस में जो आपका C2 होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू C1, चेक कीजिए ना, इस केस में आपका C2 बड़ा होगा कि प्रोडक्ट जब T1 था तो प्रोडक्ट C1 था, ये छोटा था, कम था, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे C2 भी बढ़ जाएगा। दोबारा सुन, जब टाइम कम था तो C1 था, जैसे जैसे आप T1 को बढ़ाओगे यानी टाइम बढ़ाओगे तो C2 भी बढ़ जाएगा, तो C2 इज मोर देन C1, ठीक है बच्चा। तो इस केस में यहां पे आपको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको आने वाला है पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। क्या सीखा हमने, सिर्फ एक चीज सीखी है, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छा सीखते हैं। क्या अच्छा सीखेंगे भाई, तो हम एग्जांपल लेते हैं और एक नई चीज सिखाऊंगा आपको, तैयार, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास है Hg प्लस I2, मर्करी प्लस I2 को रिएक्शन करेंगे एंड दैट फॉर्म्स HgI2। क्या बनाता है बेटा, HgI2 यानी मर्करिक आयोडाइड बनाता है। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बच्चा, मैं बोलूं कि ठीक है अब एक काम कीजिए ना, इस रिएक्शन के रेट की बात, इस रिएक्शन के रेट की बात कीजिए। मैं रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात कर सकता हूं एंड रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर सकता हूं कि इस पूरे रिएक्शन के लिए जब रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि रेट इस पूरे इक्वेशन के लिए, जरा मैं एक काम करता हूं ना थोड़ा सा, क्योंकि और भी चीज लिखनी है मुझे, मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं ताकि बोर्ड यूज हो जाए। तो मैंने बोला कि अगर एक इक्वेशन है Hg प्लस I2 दैट गिव्स मी HgI2, और आपने बोला कि इस रिएक्शन के लिए जरा रेट को आप एक्सप्रेस कर दीजिए, तो मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना बच्चे, तो मैं क्या लिख दिया, तो मैं ये लिख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, कि रेट इज इक्वल टू, चेक करना है बेटा, रेट इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, रेट इज इक्वल टू क्या, मैं लिखूंगा बेटा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, या मैं ऐसे करता हूं, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg कर दिया, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, कोई दिक्कत। और ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, तो बता दो आपको, ये जो ब्रैकेट आप यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इट सिंपली टॉक्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, ये डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन। एंड कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में, तुम्हारी ये कॉन्सेंट्रेशन बात किया करता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर की बात किया करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, जितनी छोटी छोटी बातें होंगी उसके मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है बेटा। फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा ये गंदा सा दिख रहा है मुझे, साफ कर देता हूं, अच्छा दिखेगा, सुंदर सुंदर सा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg मुझे चाहिए, ठीक है, अपॉन चेंज इन चाहिए टाइम, और यहां साइन कौन सा होगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा, आसान होगा, राइट, बिल्कुल ठीक बात। अब एक काम करता हूं जो आप पहली बार कर रहा हूं, क्या, इक्वल्स कर देता हूं, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 कर दूं अपॉन चेंज इन टाइम, और फिर साइन यहां पर नेगेटिव कर दूं, और इसे दोबारा करता हूं, इक्वल्स टू, ध्यान सुनना बच्चे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgI2, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgI2 अपॉन चेंज इन टाइम। अब ध्यान सुनना बच्चे, इस केस में बहुत ध्यान सुनना जब कहने वाला हूं, क्योंकि इस पे बच्चा कंफ्यूज होता है और इस पे क्वेश्चन पक्का बनता है, कहीं भी बोर्ड में, जेईई मेंस, नीट्स, कहीं भी जाइए आप, क्वेश्चन बनता है। क्या,
कि रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg डेल्टा T एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? ये रेट है चेंज किस रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ये रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात नहीं कर रहा है फिलहाल मैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और आपको लग रहा है सब बात एक ही है, अरे मैंने उसमें इक्वल काम किया था, मैं इक्वल नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ दिस रिएक्शन टोटली। मैं क्या बात करूंगा ये अभी आपको और अच्छा समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल लेता हूं आपके सामने H2 plus I2 that gives me 2HI। अब इस इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट, क्या सुनना मुझे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, चेक कीजिए, अपॉन चेंज इन टाइम, किसमें? माइनस में। ठीक है, इक्वल्स टू change in concentration of I2 equals to change in concentration of I2 upon change in time। ठीक है, equals to, ध्यान से ध्यान, अब मैं लिखता हूं 1/2 change in concentration of HI। अब ये आपको पहली बार कुछ अजीब सा लगा होगा, अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपको अभी अजीब लग रहा है, मैंने इक्वेशन ये 1 की है, यहां इक्वेशन 2 की है, और अब मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करता हूं और थर्ड इक्वेशन लिखता हूं। और थर्ड इक्वेशन लिखता हूं, क्या लिखता हूं? 2HI that gives me H2 plus I2। ठीक है, और ये लिखता हूं आपके सामने कि रेट इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, रेट इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, ध्यान देखिएगा, अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये सब माइनस में आएगा, माइनस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी माइनस में था, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T। अब माय डियर सभी लोग ध्यान से देखिएगा चल क्या रहा है। जब किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स सेम है 1 2 3, तीनों में इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से लिख दो इसको ऐसे, ये इक्वल टू दिस, ये इक्वल टू दिस। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इसके 1, यहां पे 1, यहां 2, यानी कि ध्यान सुनना, रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी दोबारा बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, चेक करना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI के इक्वल होगा? नहीं ना, देख कीजिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI के इक्वल होगा? नहीं, तो डबल है, तो डबल है। तो अगर ये डबल है तो मुझे अगर इसके इक्वल करना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए? अगर ये डबल है और मुझे इसके इक्वल करना हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चा, ऐसे यहां देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI, अगर मुझे इसके इक्वल करना है तो ऑफ कोर्स मुझे 1/2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डबल स्पीड से, यानी कि ये जो HI है, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उससे डबल एज कंपेयर टू H2 और I2, और अगर मैं इक्वल कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चा, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो इन जनरल आपको एक बात समझ में आती है, बहुत सिंपल सी बात, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे उसको डिवाइड करना है, बस इतनी सी बात। तो अगर मैं मान लीजिए एक और इक्वेशन देता हूं आपके सामने, तो अगर मैं आपके सामने एक और इक्वेशन देता हूं कि छोटी सी इक्वेशन लेता हूं, बहुत सिंपल सी, सपोज आपको देता है N2 plus 3S2, और अब मैं बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। N2 plus 3S2 that gives me 2NS3। ठीक है, क्या सुनना। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसका रेट के लिखूं इस पूरे इक्वेशन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा जो रेट इस इक्वेशन का होगा, that should be equal to change in concentration of N2 upon change in time
साइन नेगेटिव, ठीक है जी, इक्वल्स टू क्या लिखो बताइए 1/3 कर दो, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिख दो बेटा H2 लिख दो, अपॉन क्या लिख दो चेंज इन टाइम लिख दो, इक्वल्स टू क्या लिख दो बेटा तो 1/2 लिख दूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। आसान हो गया। अब देखिए इसका फायदा क्या है, पहले आप ये देखिएगा क्योंकि अभी एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा जो आपके बुक में ही है, उसकी बात करेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिएगा इसमें क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सपोज H2, what is rate of disappearance of H2, तब क्या करोगे, तो माइडियर तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो उस केस में आपको H2 का इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा होगा, तो आपको फॉर्मूला चाहिए आपको कौन सा बेटा, आपको C2 C1 अपॉन T2 T1 अब ये चाहिए पहली बात। पर अगर आपको लिखता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, चेक करना बहुत आराम से, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन with respect to बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैंने अभी बताया, मैं आपको एक बार और रिपीट करूंगा, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2। अगर ये पूछता है तो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, तो आप लिखोगे बेटा ये लिखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू विल बी 1/3 change in concentration of H2 upon change in time। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे करते हैं, ये काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। बट ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिसके बारे में बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता रहता है, गलत कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसे समझ में नहीं आती बात कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस की जब बात करता है तो क्या, और अगर बात करता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है। तो दोबारा सुनिए, आपको इस इक्वेशन के बारे में ऐसे किया तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात समझनी थी, आपको सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको 1 लिखना है। चलिए ये बात समझ आ गई। दूसरी बात ये कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है तो डियर C2 C1 अपॉन T2 T1, यानी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका है सिंपल डेल्टा, चेक कीजिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, सिर्फ इतना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, तो डियर विद रिस्पेक्ट टू H2 तो फिर 1/3 आपको करना पड़ेगा इसका, तो ये है, यानी आपने यहां ये निकाला और उसका 1/3 करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू H2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 तो आप सिंपली ये कर देंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है What is rate of reaction with respect to H2, तो ये करेंगे। अब पहले क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे, और क्वेश्चन लेते हैं, मैं ट्राई करता हूं आपकी एनसीईआरटी अगर मेरे पास है तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत प्यारा सा, और क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा सब लोग, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और इस कंसेप्ट को हम वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट हो गए, तो स्क्रीनशॉट होने के बाद अब जरा इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या निकलता है। क्या ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, एग्जांपल है आपका 3.2, तो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.2 एनसीईआरटी, क्या बोलता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, चेक करना, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 315 केल्विन था, 318 है जो भी है, 318 केल्विन है, हैज बीन स्टडीड by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33. Initially, किसका? N2O5 का. Initially, N2O5 का जो concentration दे रखा है वो initially N2O5 का concentration is given कितना? 2.33. It is given 2.33 mole per liter. Fine. इसके बाद एंड आफ्टर 184 मिनट्स, एंड आफ्टर टाइम कितना है, आफ्टर 184 मिनट्स, ठीक है, चेक कीजिए, आफ्टर 184 मिनट्स क्या बोलता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08,
इट इज रिड्यूस टू कितना 2.08 मोल पर लीटर, है ना, कितना ना 2.08 मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन टेक्स प्लेस, चेक कीजिएगा, द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके, इक्वेशन है आपके पास 2N2O5, ठीक है, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू 4NO2, जो कि इक्वेशन एग्जैक्टली उतारना चाहता हूं ताकि कोई गलती ना हो। 4NO2 प्लस आपको दिखा O2, ठीक है। चलिए, द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, ठीक है, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to this equation. Fine. Calculate the average rate of this reaction. Okay. Calculate the average, ARAVG. Calculate the average rate of reaction. ये क्या है? Average. ठीक है. अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको. Right in terms of hours, चलो के बात है. What is the rate of production of NO2? Rate of production बहुत important. What is the rate? चेक करना. What is the rate of production? What is the rate of production of क्या बेटा? Of NO2 during this reaction. What is the rate of production of NO2 during this reaction? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालें? तो आप चेक करेंगे, इस इक्वेशन को आप रेट की बात करें, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये पूछा आपसे, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन में आप बहुत सारी चीज सीखेंगे। तैयार? चलिए, तो रेट में लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू क्या लिखूं, 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा, ऑफ कोर्स ये माइनस है तो आप टेंशन मत लीजिएगा बात की, इस समय आपने माइनस लगाया, ठीक है, इक्वल्स टू या माइनस लगाया, इक्वल्स टू 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेक कीजिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन कितना, डेल्टा टी। चलिए, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू कितना, कुछ भी नहीं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 आएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा टी, ठीक, आसान हो गया। चलिए, अब आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। डेटा आपको किसका दिया, N25 का, डेटा आपको N25 का दिया है, लेकिन आपको पूछा है चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा से मैं क्या निकाल सकता हूं, इस डेटा से मैं निकाल सकता हूं रेट ऑफ प्रोडक्शन, पूछा ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकता हूं, ध्यान सुनना बच्चे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, तो पहले मैं निकालता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो माय डियर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मुझे निकालना हो तो उसमें क्या करूंगा, उसमें मुझे चाहिए सिर्फ कितना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। चेक कीजिएगा, तो मैं क्या करूंगा, N2O5 या ये होता क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। तो C2 माइनस C1 कितना है, चेक कीजिएगा, C2 कितना है बेटा आपका 2.08, 2.08 है, माइनस कितना है आपका 2.33, ये अपॉन T2 कितना 184, 184 माइनस कितना 0, इनिशियल 0 था, ठीक है। तो ये जो आएगा, सपोज एक साथ ये जो भी आएगा, ये क्या होगा, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो आपने सिर्फ इतना पोर्शन निकाला है, ये आपने निकाला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अब मेरी बात बस ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, चलिए है, ये x आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आप निकाल चुके, आप स्क्रीनशॉट ले चुके। अब मैं क्या करता हूं, ऐसा आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाज फाउंड टू बी x, फाइन। मुझे उससे पूछा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना बनेगा, तो हमारे अब मैं क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इस इक्वेशन के हिसाब से चेक कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूं रेट इज इक्वल टू 1/2, और माय डियर मुझे यहां चेक कीजिएगा, थोड़ा सा और इमोशनल हो गया, ऐसे नहीं करना मुझे, है ना, क्या सुनिएगा, मुझे यहां जो अब मिला है वो मिल गया है x, समझे, ये N25 डबल अपॉन डेल्टा टी, ये x है, और ये होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना
1/4 कितना, ध्यान से चेक कीजिएगा, 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 हो गया अपॉन डेल्टा टी हो गया। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 है अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब मुझसे उसने पूछा है कि व्हाट इज, ध्यान से सुनना हुआ, ध्यान से, व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो मुझसे पूछा है ये, देखिए मैं इसे बहुत सिंपलीफाई करता हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया 1/2x, जरा पेन तो चेंज कर लो यार, ये हो गया आपका 1/2x, चेक कीजिएगा, 1/2x इज इक्वल टू, सॉरी यार थोड़ा सा, 1/4 कितना है, मुझे चाहिए y, ध्यान सुनना, कितना चाहिए y। ठीक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए y, और अगर मुझे y चाहिए, बहुत ध्यान सुनना, ये मैंने निकाला x, मुझे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना, y चाहिए, और अगर मुझे y चाहिए तो मैं y और इसका रिलेशन क्या होगा, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, तो ये आपका आ गया 4/2, चेक करना, 4/2 क्या x, जो भी आपका x होगा, चेक करना मेरे बच्चों, ये x, ये आ जाएगा इक्वल्स टू किसके, y के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, यानी ये क्या होगा, डबल, चेक करना कितना, डबल, यानी जो y होगा, ध्यान सुनना, y कितना आ रहा है, y इज एक्चुअली कमिंग ट्वाइस ऑफ x। माय डियर, सिर्फ 2 मिनट होगा, इसको एक बार और समझाऊंगा तो हमें तसल्ली होगी कि आपने क्या सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों फर्क है। सबसे पहले क्या हुआ, आपने इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया, ये रेट है इसका, ये इसका आपने रेट के फॉर्म में आपने लिख दिया, और मैं लिखता हूं आराम से इसे रेट, आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक, जैसे आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी कर लिया। अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, आपसे पूछा है कि भाई मुझे बताओ कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चेक किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन से फॉर्मूले से, तो भाई C2 - C1 अपॉन T2 - T2, ठीक है, उससे क्या आ गया आपको x। ठीक, फिर आपको पूछा गया कि भाई मुझे बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2 कितना होगा, तो NO2 मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, NO2 सपोज कितना है y। अब देखो रिलेशन क्या है, 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ y, तो y कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है डियर, तो ऐसे आपको क्या निकलने वाला, ऐसे, कोई दिक्कत, आई होप इट इज क्लियर टू यू, अच्छे से आपने सुन लिया, अच्छे से, कोई दिक्कत, आसान, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए, आई होप सो आपको ये चीज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अच्छे से देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।